बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। इसके विरोध में 1905 में संपूर्ण देश में बंगभंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। उत्पत्ति: बंगाल प्रांत का क्षेत्रफल 489,500 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा थी। पूर्वी बंगाल भौगोलिक रूप से एवं कम संचार साधनों के कारण पश्चिमी बंगाल से लगभग अलग-थलग था। 1836 में ऊपरी प्रांतों को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन के अंतर्गत कर दिया गया और 1854 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बंगाल के प्रत्यक्ष प्रशासन से मुक्त कर दिया गया। अलग चीफ कमिश्नरशिप बनाने के लिए 1874 में आसाम को सिलहट सहित बंगाल से अलग कर दिया गया और बाद में 1898 में लुशाई हिल्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया। बंगाल जैसे बड़े और इतनी अधिक आबादी वाले प्रांत का प्रबंधन बहुत कठिन था। पृष्ठभूमि: सर्वप्रथम 1903 में बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा गया। चटगांव तथा ढाका और मैमनसिंह के जिलों को बंगाल से अलग कर असम प्रांत में मिलाने के अतिरिक्त प्रस्ताव भी रखे गए थे। इसी प्रकार छोटा नागपुर को भी केंद्रीय प्रांत से मिलाया जाना था। सन 1903 में ही कांग्रेस का भी 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसी अवसर पर उसके सभापति श्री लालमोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना करते हुए एक अखिल भारतीय मंच पर आसन्न बंगभंग की सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1904 की जनवरी में यह विचार प्रकाशित किया और फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पूर्वी जिलों में विभाजन पर जनता की राय का आकलन करने के लिए आधिकारिक दौरे किए। उन्होंने प्रमुख हस्तियों के साथ परामर्श किया और ढाका, चटगांव तथा मैमनसिंह में भाषण देकर विभाजन पर सरकार के रुख को समझाने का प्रयास किया। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, जो कि 1896 से 1902 के बीच आसाम के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे, ने इस विचार का विरोध किया। कांग्रेस के अगले अधिवेशन में सभापति पद से बोलते हुए सर हेनरी कॉटन ने भी यह कहा कि यदि यह बहाना है कि इतने बड़े प्रांत को एक राज्यपाल संभाल नहीं सकता तो या तो बंबई और मद्रास की तरह बंगाल का शासन सूत्र सप्रिशद राज्यपाल के सिपुर्द हो या बंगला भाषियों को अलग करके एक प्रांत बनाया जाए। उन दिनों बंगाल प्रांत में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। पर ब्रिटिश सरकार ने न तो कांग्रेस की परवाह की न जनमत की। उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने लैंड होल्डर्स एसोसिएशन या जमींदार सभा में लोगों को यह समझाने की चेष्टा की कि बंगभंग से लाभ ही होगा। वह स्वयं पूर्व बंगाल में भी गए, पर मुट्ठी भर मुसलमानों के अतिरिक्त किसी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मुसलमानों में प्रतिष्ठित ढाका के तत्कालीन नवाब ने भी प्रथम आवेश में इसका विरोध किया था। विभाजन 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया। बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। ऐसा सोचा गया कि पूर्वी क्षेत्र उपेक्षित और उचित रूप से शासित नहीं था।
प्रांत के बंटवारे से पूर्वीय क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता था, जिससे अंततः वहां की जनता स्कूल और रोजगार के मौकों से लाभान्वित होती। हालांकि विभाजन की योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी छिपे थे। बंगाली हिंदू शासन में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनैतिक आंदोलन में अग्रणी थे। अब पूर्व में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने से उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ने विभाजन का विरोध किया। विभाजन के बाद हालांकि लगभग राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन प्रबल हुआ, जिसमें कि अहिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और यहां तक कि पश्चिम बंगाल के नए प्रांत के राज्यपाल की हत्या का प्रयास भी शामिल था। प्रबल सार्वजनिक विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 को वंगभंग के प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग गया। राजशाही, ढाका तथा चटगांव कमिश्नरियों को आसाम के साथ मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, जिसका नाम पूर्ववंग और आसाम रखा गया, और बाकी हिस्सा यानी प्रेसिडेंसी और वर्धमान कमिश्नरिया बिहार, उड़ीसा और इसका कोई आधार था। इस अवसर पर हिंदुओं और मुसलमानों को यह कहकर लड़ाने की चेष्टा की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फायदा है, क्योंकि पूर्ववंग और आसाम में उन्हीं का बहुमत रहेगा। ढाका के नवाब ने पहले विरोध किया था, पर जब वंगभंग हो गया तो वह उसके पक्ष में हो गए। सर जोसेफ बैमफील्ड फुलर पूर्ववंग और आसाम के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। कहा जाता है, उन्होंने कई जगह खुल्लम खुल्ला कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो बीबियां हैं, इनमें से मुसलमान उनकी चहेती हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट था। वंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुसलमान को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। यदि गहराई से देखा जाए तो यहीं से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ। मुस्लिम लीग के 1906 के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें से एक यह भी था कि वंगभंग मुसलमानों के लिए अच्छा है और जो लोग इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं वे गलत काम करते हैं और वे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाद को चलकर लीग के 1908 के अधिवेशन में भी यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस ने वंगभंग के विरोध का जो प्रस्ताव रखा है वह स्वीकृति के योग्य नहीं। नए प्रांत में पहाड़ी राज्य त्रिपुरा, चिट्टागांग मंडल, ढाका और राजशाही, दार्जिलिंग को छोड़कर शामिल हुए और मालदा जिले को आसाम प्रांत में मिला दिया गया। बंगाल को न केवल इन बड़े पूर्वी प्रदेशों को छोड़ना पड़ा, बल्कि 5 हिंदी भाषी राज्यों को भी मध्य प्रांत के लिए गंवाना पड़ा था। पश्चिम की तरफ से इसे मध्य प्रांत से संबलपुर और 5 छोटे उड़िया भाषी राज्य प्रदान किए गए। बंगाल के पास 141,580 वर्ग मील 366,700 किमी 2 क्षेत्रफल और 5 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या ही बची थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुस्लिम थे। नए प्रांत का नाम क्रमशः पूर्वी बंगाल और आसाम था, जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और आसाम का अधीनस्थ मुख्यालय चिट्टागांग था। इसका क्षेत्रफल 106,540 वर्ग मील 275,940 किमी 2 था और जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। प्रशासन के लिए वहां एक विधान परिषद तथा एक द्विसदस्यीय राजस्व बोर्ड था और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बदला नहीं गया था। सरकार ने इंगित किया कि पूर्वी बंगाल और आसाम के बीच एक सही ढंग से निर्धारित पश्चिमी सीमा होगी और सुपरिभाषित भौगोलिक, नृकुल विज्ञानी, भाषीय एवं सामाजिक विशेषताएं होंगी। भारत सरकार ने अपना अंतिम निर्णय 19 जुलाई 1905 के स्वीकृत प्रस्ताव से प्रचारित किया और बंगाल का विभाजन उसी वर्ष 16 अक्टूबर से लागू हो गया। प्रभाव
1911 में रद्द किए जाने से पूर्व विभाजन बमुश्किल आधे दशक तक चल पाया था। हालांकि बंटवारे के पीछे ब्रिटेन की नीति डिवाइड एट इम्पेरा, विभाजित करके शासन करो, थी, जो कि पुनर्संगठित प्रांत को प्रभावित करती रही। 1919 में मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग चुनाव व्यवस्था स्थापित की गई। इससे पहले दोनों समुदायों के कई सदस्यों ने सभी बंगालियों के लिए राष्ट्रीय एकता की वकालत की थी। अब अलग अलग समुदायों ने अपने अपने राजनैतिक मुद्दे विकसित कर लिए। मुस्लिमों ने भी अपनी समग्र संख्यात्मक शक्ति के बल पर, जो कि मोटे तौर पर 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 80 लाख के बीच थी, विधानमंडल में वर्चस्व हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए 2 स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। अधिकांश बंगाली हिंदू अब हिंदू बहुमत क्षेत्र और मुस्लिम बहुमत क्षेत्र के आधार पर होने वाले बंगाल के बंटवारे का पक्ष लेने लगे। मुस्लिम अब पूरे प्रांत को मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1947 में बंगाल दूसरी बार, इस बार धार्मिक आधार पर, विभाजित हुआ। यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया। हालांकि 1971 में पश्चिमी पाकिस्तानी सैन्य शासन के साथ एक सफल मुक्ति युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का स्वतंत्र राज्य बन गया। बंगाल के दोनों विभाजनों में रक्तपात हुआ। इसने एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा किया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की धारणा थी कि एक अलग क्षेत्र उन्हें शिक्षा, रोजगार आदि के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, जबकि पश्चिमी बंगाल के लोगों को यह बंटवारा पसंद नहीं आया और इस समय के दौरान बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध का नेतृत्व सर हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन ने किया, जो पूर्व में आसाम के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे, परंतु करजन अडिग रहे। बाद में कॉटन ने, जो अब पूर्वी नॉटिंघम के उदारवादी सांसद बन गए थे, सर बेम्पफील्ड फुलर, जो पूर्वी बंगाल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, को निकालने के अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया। 1906 में रवींद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो बंटवारे का विरोध करने वालों का रैली नारा था। वह काफी बाद 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। इन राजनीतिक विरोधों के कारण बंगाल के दोनों भाग 1911 में फिर से जुड़ गए थे। एक नया बंटवारा हुआ जिसने प्रांत को धार्मिक के स्थान पर भाषाई आधार पर बांटा जा सका, जिससे हिंदी, उड़िया और असमिया भाषी क्षेत्रों को नई प्रशासनिक इकाइयों बनाने के लिए अलग किया गया। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली ले जाया गया। हालांकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच का टकराव नए कानूनों की उत्पत्ति के रूप में परिणत हुआ, जिससे दोनों वर्गों की राजनैतिक आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकें। बंगभंग के विरुद्ध आंदोलन। बंगभंग के विरुद्ध बंगाल के बाहर बहुत भारी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में देश के प्रसिद्ध कवियों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम गीत को नई बुलंदियां प्रदान की। उस समय बंगाल को बांट देने का अंग्रेजी कुचक्र तो टूटा ही, सारे देश में और विदेशों में इसे असाधारण ख्याति मिली। जर्मन और कनाडा जैसे देश भी इससे प्रभावित हुए। कामागाटामारू नामक जहाज के झंडे पर वंदे मातरम अंकित किया गया था। तब से सन 1930 के नमक सत्याग्रह और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक सभी संप्रदायों से उभरे युवा स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों का सबसे प्रेरक और प्रिय नारा रहा वंदे मातरम। भारतवासियों की अंतर्भावना इसे नैतिक आधार पर भली प्रकार स्वीकार कर चुकी थी। बंगभंग की समाप्ति। सन 1911 के 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार हुआ, जिसमें सम्राट पंचम जॉर्ज, सम्राज्ञी मेरी तथा भारत सचिव लॉर्ड क्रू आए थे।
इस दरबार के अवसर पर एक राजकीय घोषणा द्वारा पश्चिम और पूर्व वंग के बंगला भाषी इलाकों को एक प्रांत में लाने का आदेश किया गया। राजधानी कलकत्ते से दिल्ली में हटा दी गई। मुस्लिम लीग का 1912 का वार्षिक अधिवेशन नवाब सलीमुल्लाह खां के सभापतित्व में ढाके में हुआ। इसमें नवाब ने अपने अभिभाषण में हिंदुओं की शोरिशों और सरकार की बेमुरव्वतियों का बड़ा जोरदार चित्र खींचा और वंगभंग रद्द करने का विरोध प्रकट किया।